अप्रैल 2022 में जब जर्मन सरकार ने यूक्रेन को करीब 50 फ्लैग पैंजर गेपार्ड टैंक देने की इजाजत दी, तो उसने नहीं सोचा था कि ये टैंक रूस के साथ युद्ध में इतने अहम होंगे। जर्मनी ने गेपार्ड को एक दशक पहले ही बेकार मानकर सेवा से हटा दिया था। इसे 1960 के दशक में विकसित कर 1970 के दशक में सेवा में लाया गया और 2010 में बदल दिया गया। बर्लिन के अनुसार यह पुराना और अप्रचलित सैन्य साधन था जिसमें अब बहुत कम मूल्य बचा था। फिर यूक्रेन के पास आया और उन्होंने इस पुराने टैंक को असली राक्षस बना दिया। इस अद्भुत बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गेपार्ड क्या है और यह क्या कर सकता है। फ्लैग पैंजर गेपार्ड, जिसे चीता भी कहा जाता है, हर मौसम में काम करने वाली स्वचालित विमान भेदी तोप SPAG टैंक है। इसका मतलब है कि सामान्य मुख्य युद्धक टैंकों के विपरीत, जिन्हें फ्रंटलाइन युद्ध और अन्य टैंकों व बख्तरबंद वाहनों के साथ सीधी भिड़ंत के लिए बनाया गया है, गेपार्ड को विशेष रूप से दुश्मन के विमानों, जिनमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं, से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। गेपार्ड का विचार 1960 के दशक में आया, जब पश्चिम जर्मन सेना या बुंडेसवेहर ने महसूस किया कि मौजूदा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का M42 डस्टर धीरे धीरे अप्रचलित होते जा रहे थे। स्ट्राइक विमान तेज व फुर्तीले हो रहे थे और अटैक हेलीकॉप्टर बड़ा खतरा बन रहे थे। नाटो को ऐसे सिस्टम्स की जरूरत थी जो ज्यादा मोबाइल, सटीक हों और टैंकों तथा बख्तरबंद पैदल सेना वाहनों के साथ युद्ध में दुश्मन के विमानों से मुकाबला कर सके, चाहे कोई भी इलाका या मौसम हो। नतीजतन विभिन्न यूरोपीय ठेकेदारों जैसे कि राइनमेटल, AEG, क्राउस माफे और एर्लिकॉन सहित 2 विकास टीमों ने डस्टर के लिए एक विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया। अंतिम निर्णय से पहले कई प्रोटोटाइप बनाए गए और उनका परीक्षण किया गया। विजेता डिजाइन लेपर्ड एक टैंक के चेसिस पर आधारित था, लेकिन सामान्य लेपर्ड एक पर देखी जाने वाली 105 मिमी L7A3 L52 राइफल गन के बजाय गेपार्ड को 35 मिमी एर्लिकॉन KDA ऑटो कैनन की एक जोड़ी से लेस किया गया था, जो प्रति मिनट 550 राउंड तक फायर कर सकती थी। हुड के नीचे गेपार्ड में कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम था, जो स्वायत्त रूप से लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम था। साथ ही एक सर्च रडार और एक ट्रैकिंग रडार भी था। मास प्रोडक्शन 1970 के दशक के मध्य में शुरू हुआ। इसके बाद सैकड़ों गेपार्ड बने, जिनमें स्टैंडर्ड जर्मन गेपार्ड और डच CACA1 शामिल थे, जिसमें अलग रडार इंस्टॉलेशन था। इन टैंकों का एक बड़ा हिस्सा कई वर्षों तक बुंडेसवेहर और डच सेना के साथ सेवा में रहा। वहीं सैकड़ों और टैंक यूरोप और उससे बाहर के देशों जैसे बेल्जियम, चिली और रोमानिया को भेजे गए। शीत युद्ध के दौरान, जिसके लिए वास्तव में इसे डिजाइन किया गया था, गेपार्ड को दुनिया के सबसे सक्षम एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में से एक माना जाने लगा। और यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। इसने पहले से मौजूद विमान रोधी साधनों की तुलना में कई फायदे दिए। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसका मूवमेंट यानी गतिशीलता थी। खींच कर ले जाए जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट गनों के विपरीत, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अन्य वाहनों की जरूरत होती थी, गेपार्ड के पास स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता थी। लिपर्ड 1 के आधार पर बनी और 10 सिलेंडर MTU मल्टी फ्यूल इंजन से लैस यह लगभग 40 मील प्रति घंटा या 65 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षाकृत तेज सड़क गति प्राप्त करने में सक्षम थी। साथ ही लगभग 340 मील या 550 किलोमीटर की परिचालन सीमा भी थी। इसका मतलब था कि यह अन्य टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ गति बनाए रख सकती थी, और यहाँ तक कि जब यह मैदानों में या कठिन इलाके से होकर यात्रा कर रही हो, तब भी यह वह सिस्टम नहीं था जो आसानी से कीचड़ में फंस जाए। ये वहां जा सकती थी जहां बाकी सेना जाती थी, बिना पीछे छूटे और बिना किसी खास देखभाल या मदद की जरूरत के। इसके अलावा गेपार्ड को एक स्वसंपूर्ण विमान रोधी प्रणाली होने का लाभ भी था। उस समय यह अनोखा था क्योंकि तब कई वायु रक्षा प्रणालियां अलग अलग हिस्सों जैसे रडार वाहन, कमांड पोस्ट आदि से बनती थी। गेपार्ड में सारी जरूरी चीजें एक ही जगह मौजूद थी, जिसमें सर्च रडार, ट्रैकिंग रडार, गन, गोला बारूद और फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल थे। इसके चालक दल को जब जरूरत हो वे खुद ही लक्ष्यों का पता लगा सकते थे, पहचान सकते थे, ट्रैक कर सकते थे और हमला कर सकते थे।
उन्हें इसके लिए दूसरी टीमों से संपर्क करने या अन्य संसाधनों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। गेपार्ड अपनी तेज प्रतिक्रिया के लिए प्रसिद्ध था। ये सेकेंडों में लक्ष्य लॉक कर फायरिंग शुरू कर सकता था। और जब आप कम ऊंचाई पर उड़ने वाले, तेज गति से आने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट या अटैक हेलीकॉप्टरों के अचानक क्षितिज पर प्रकट होने की संभावना से निपट रहे हो, तो ऐसी गति बहुत मायने रखती है। जहां तक ताकत और प्रदर्शन की बात है, गेपार्ड अपने कई समकालीनों से कहीं आगे था। इसमें उस समय की 2 बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट गनें लगी थी, जिससे यह 1100 राउंड प्रति मिनट फायर कर सकता था। बेहतरीन सटीकता और कई किलोमीटर की प्रभावी रेंज के साथ ये तोपें सचमुच हवा में गोले की दीवार खड़ी कर सकती थी, जिससे आसमान किसी भी सोवियत पायलट के लिए मौत का जाल बन जाता जो ज्यादा करीब आने की हिम्मत करता। इसका मतलब था कि उस समय सोवियत संघ की आम एंटी एयरक्राफ्ट काउंटर मेजर्स जैसे फ्लेयर्स, रडार जैमर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम गेपार्ड के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं थे। इसे बस अपने लक्ष्य की ओर दर्जनों गोले दागने होते थे और उसके गिराने की संभावना औसत से कहीं ज्यादा होती थी। यह अपने समय के लिए कई मायनों में एक आदर्श हथियार था। सोवियत स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले बॉम्बर्स और Mi-24 जैसे अटैक हेलीकॉप्टरों का आदर्श जवाब था। लेकिन गेपार्ड का समय आखिरकार खत्म होता हुआ नजर आया। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों तक रणनीतिक माहौल अब वैसा नहीं रहा था। शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ बिखर गया और जिन खतरों से निपटने के लिए गेपार्ड बनाया गया था, वे खतरे गायब होते नजर आए। मध्य यूरोप में बड़े स्तर पर टैंक युद्ध और बमबारी की संभावना अब ज्यादा नहीं थी। दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों पर ध्यान देने लगी, जिससे गेपार्ड जैसी पारंपरिक तोपों की बजाय अधिक दूरी तक मार करने वाली वायु रक्षा प्रणालियां बनी। अचानक दुनिया को पछाड़ने वाली यह प्रणाली अब एक अवशेष लगने लगी थी। भविष्य की ओर देखते हुए सैन्य योजनाकारों ने अनुमान लगाया कि आगे के संघर्षों में सुपरसोनिक मिसाइलें और अरबों डॉलर के स्ट्राइक विमान प्रमुख होंगे। उन्होंने ऐसे युद्ध क्षेत्र में उस बंदूक के लिए कोई जगह नहीं देखी जिसका वजन लगभग 50 टन था, जिसे चलाने के लिए अपनी प्रशिक्षित टीम और लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत थी और जिसकी यांत्रिक जटिलता के कारण काफी महंगा और व्यापक रख रखाव भी जरूरी था। बर्लिन अब इन एंटी एयरक्राफ्ट गनों के एक अपेक्षाकृत बड़े बेड़े को बनाए रखने और उसका रख रखाव करने को उचित नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कभी वास्तव में इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा 90 के दशक और 2000 के दशक के दौरान बुंडेसवेहर लगभग पूरी तरह से विदेशी तैनातियों पर ही केंद्रित था। उसकी सेनाएं अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में विद्रोह विरोधी और शांति अभियानों में गई थीं। ऐसे माहौल में दुश्मन के कई जेट और अटैक हेलीकॉप्टर की चिंता नहीं थी, इसलिए गेपार्ड धीरे धीरे बेकार लगने लगा। नतीजतन जो होना था वो आखिरकार हुआ। 2010 में गेपार्ड को आधिकारिक रूप से जर्मन सेवा से हटा लिया गया। इसे एक बिल्कुल अलग चीज से बदल दिया गया। वेजल 2 लाइट एयर डिफेंस सिस्टम से, जो थोड़ा तेज था और काफी हल्का और कॉम्पैक्ट था, जिससे इसे कहीं भी ले जाना और तैनात करना बहुत आसान हो गया। और इस तरह कई पुराने गेपार्ड धूल फाकने लगे और ऐसा लगने लगा कि या तो वे कबाड़ में चले जाएंगे या फिर उन देशों को निर्यात कर दिए जाएंगे जिनका सैन्य बजट अपेक्षाकृत छोटा था और जो पश्चिमी यूरोपीय मानकों के हिसाब से पुराने माने जाने वाले उपकरणों में निवेश करने में कोई आपत्ति नहीं रखते थे। आने वाले वर्षों में जर्मनी ने कुछ सिस्टम्स ब्राजील और कतर को समर ओलंपिक्स व फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सुरक्षा के लिए भेजने की योजना बनाई थी। फिर यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया। शुरुआत में जर्मनी की यूक्रेनी सेनाओं को समर्थन न देने के लिए आलोचना की गई थी, क्योंकि बर्लिन ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले यूक्रेन को कुछ हजार हेलमेट भेजने की कुख्यात पेशकश की थी। हालांकि इसके तुरंत बाद जर्मन सरकार ने यूक्रेनी सेना को अपने देश की रक्षा करने में मदद करने के तरीकों को कहीं ज्यादा गंभीरता से देखना शुरू कर दिया और 26 अप्रैल 2022 को यह घोषणा की गई कि दर्जनों गेपार्ड्स को जर्मन निर्माता क्राउस माफेई वेगमैन द्वारा रखे गए भंडार से कीव भेजा जाएगा। तब से जर्मनी ने यूक्रेन को कम से कम 55 एंटी एयरक्राफ्ट गन दी है, जिन्हें अब देश के पूरे शस्त्रागार में सबसे बेहतरीन ड्रोन किलर माना जाता है। कैसे? जो चीज कभी अप्रचलित थी वो 21वीं सदी के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध का अहम हिस्सा कैसे बनी। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो,
अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों पर गेपार्ड के इतना सफल होने का कारण एक सीधी और अटल सच्चाई है। भविष्यवाणियां गलत थी। जब जर्मनी के सैन्य योजनाकारों ने युद्ध के भविष्य की कल्पना की तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जिसमें संघर्षों का फैसला बेहद तेज मिसाइलों और कुछ सबसे उन्नत सैन्य तकनीकों से लैस स्ट्राइक एयरक्राफ्ट द्वारा किया जाता। उन्होंने ड्रोन के बारे में नहीं सोचा था। वे यह समझने में असफल रहे कि मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही दुनिया ने देखा कि ड्रोन कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जब रूस ने यूक्रेनी कस्बों और शहरों की ओर इनके विशाल झुंड भेजे, जैसे जैसे समय बीतता गया ड्रोन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते गए। क्रेमलिन ने इस तकनीक में भारी निवेश कर नए ड्रोन संयंत्र लगाए और हमलों का आकार और तीव्रता बढ़ाई। यूक्रेन को उन हमलों से बचाव के तरीके खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा और गेपार्ड सबसे प्रभावी विकल्प साबित हुआ। यूक्रेन पहुंचने के कुछ महीनों बाद ही कीव के सैनिक इस सिस्टम की तारीफ करने लगे और इसे रूसी शाहिद आत्मघाती ड्रोन से निपटने में प्रभावी बता रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार गेपार्ड गन एक बार में दर्जनों ड्रोन गिरा रही थी और कुछ ने रूसी क्रूज मिसाइलें भी मार गिराईं। जैसे जैसे साल बीतते गए गेपार्ड की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और जब यूक्रेन ने और भी ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम्स हासिल किए और विकसित किए, जिससे धरती पर सबसे जटिल और परतदार रक्षा नेटवर्क में से एक तैयार हुआ, तब भी गेपार्ड शायद इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा बना रहा। और यूक्रेन के रक्षकों को गेपार्ड को प्रभावी बनाने के लिए उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें पुराने हथियार में कोई नई तकनीक जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी ताकि यह आधुनिक मानकों पर खरा उतर सके। उन्होंने इसे बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किया जैसे इसे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था और इसका असर शानदार रहा। और इसकी सफलता के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है लागत। पश्चिमी देशों की कई सबसे आधुनिक और जटिल वायु रक्षा प्रणालियां बेहद महंगी हैं। इन्हें खरीदना ही नहीं, इस्तेमाल करना भी महंगा है, क्योंकि ये कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागती हैं जिनकी कीमत कई लाख या यहाँ तक कि कई मिलियन डॉलर प्रति मिसाइल हो सकती है। PAC-3 मिसाइल जो यूएस पैट्रियट सिस्टम में इस्तेमाल होती है की कीमत करीब $4 मिलियन प्रति यूनिट है। इस तरह की कीमत तब जायज ठहराई जा सकती है जब आप PAC-3 को किसी AC मिसाइल के खिलाफ दागते हैं जिसकी कीमत भी लगभग उतनी ही हो, उसे हवा में उड़ा देते हैं और इस प्रक्रिया में दर्जनों जानें बचा लेते हैं। लेकिन जब आप ऐसे ड्रोन से निपटते हैं जिनकी कीमत दसियों हजार डॉलर होती है और जिन्हें सैकड़ों की संख्या में भेजा जा सकता है, तो यह आर्थिक समीकरण समझ नहीं आता। इसी कारण आधुनिक वायु रक्षा नेटवर्क सिर्फ पैट्रियट मिसाइल बैटरियों या महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें दागने वाली प्रणालियों पर निर्भर नहीं हो सकते। हर देश जो अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा ड्रोन से करना चाहता है, उसे ऐसे विकल्पों की जरूरत होती है जो इस्तेमाल करने में काफी सस्ते हों, और गेपार्ड इस जरूरत को पूरी तरह से पूरा करता है। इसके 35 मिलीमीटर के गोले की कीमत अनुमानित तौर पर केवल सैकड़ों यूरो प्रति गोला है। यह इंटरसेप्टर मिसाइलों की कई मिलियन डॉलर की कीमतों से बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब है कि यूक्रेन आत्मविश्वास से सैकड़ों हजारों गोले दाग सकता है ताकि रूस के ड्रोन झुंडों को रोका जा सके, बिना चिंता के कि इसमें कोई असंभव खर्चा होगा। और ये हमें गेपार्ड के दूसरे बड़े फायदे उपलब्धता की ओर ले जाता है। इसमें खुद सिस्टम की उपलब्धता और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला बारूद दोनों शामिल हैं। जर्मनी के पास जब युद्ध शुरू हुआ था तब ये दर्जनों सिस्टम उपलब्ध थे, इसलिए इन्हें जुटाने और तुरंत यूक्रेन भेजने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। गोला बारूद की व्यवस्था मुश्किल थी क्योंकि स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को स्विस निर्मित गोलों के अपने भंडार कीव भेजने से रोका और यूक्रेन को अन्य सैन्य मदद पर भी रोक लगा दी, जिससे बर्लिन को विकल्प तलाशने पड़े। दिसंबर 2022 तक जर्मनी की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी राइन मेटल ने स्विस प्रतिबंध से बचने के लिए नई फैक्ट्री बनाने का फैसला किया था। 2023 की वसंत में नए गोले बनने शुरू हुए और तब से लाखों गोलियां यूक्रेन भेजी गईं। ये यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों द्वारा भेजी गई अन्य वायु रक्षा और हथियार प्रणालियों से अलग है। कई मामलों में उन प्रणालियों को केवल कम संख्या में ही उपलब्ध कराया गया या उनके साथ सीमित मात्रा में गोला बारूद भेजा गया क्योंकि बस उतना उपलब्ध नहीं था। उदाहरण के लिए
पैट्रियट प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें बनाना बहुत महंगी है और दुनिया भर में उनकी इतनी ज्यादा मांग है कि यूक्रेन को अब तक केवल अपेक्षाकृत कम मात्रा में ही मिल पाई है और इस्तेमाल हो पाई है। अन्य प्रणालियों के साथ भी यही कहानी है, जिनमें से कई को कीव भेजा गया था, लेकिन अब वे धूल फांक रही हैं क्योंकि उनके लिए जरूरी गोला बारूद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं है। देश को इस गोला बारूद की कमी के संकट का खामियाजा भुगतना पड़ा है। उसे यह चुनना पड़ता है कि कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल करे और किन लक्ष्यों पर हमला करे। साथ ही उसे पश्चिमी देशों द्वारा दी गई प्रणालियों की बजाय अपनी घरेलू रूप से विकसित रक्षा प्रणालियों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। रूस ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए यूक्रेन पर ड्रोन के बढ़ते हुए झुंड और मिसाइलों की बौछारें दागी, ताकि विरोधी के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त रक्षा प्रणाली न हो। सौभाग्य से कम गेपार्ड की बात करें तो कीव की जरूरतों को पूरा करने के लिए गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। बेशक अगर गेपार्ड वास्तव में वह करने में सक्षम न हो जो उसे करना चाहिए, यानी ड्रोन को खत्म करना, तो उसकी किफायती और उपलब्धता का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। यही हमें सिस्टम के तीसरे फायदे यानी प्रदर्शन तक ले जाता है। कई सालों बाद भी गेपार्ड रूस के ड्रोन गिराने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार साबित हुआ है। क्रेमलिन के ड्रोन बनाना सस्ता है, लेकिन उनमें कई कमियां हैं। वे धीमे, कम ऊंचाई पर और अनुमानित मार्गों पर उड़ते हैं, रडार पर आसानी से पहचान में आ जाते हैं। इससे वे गेपार्ड जैसी शीत युद्ध के दौर की विमान भेदी तोपों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। गनों में लगे रडार सिस्टम इन लक्ष्यों को ट्रैक और डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे पहले कि गनें उन्हें छोटी छोटी फायरिंग से मार गिराएं। जब रूस यूक्रेन के रडारों पर बोझ डाल ले और उसकी रक्षा व्यवस्था को पस्त करने के लिए भारी संख्या में ड्रोन तैनात करता है, तब भी गेपार्ड कुशलता से मुकाबला करता है। ये कई लक्ष्यों को कुशलता से निशाना बना सकता है और गोलियों की बारिश कर देता है, जिससे अधिकतर ड्रोन के लिए रास्ते में मार गिराए बिना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। इनकी तेज फायरिंग दर और बड़ा गोला बारूद भंडार इन्हें रूस के एक साथ किए गए भारी हमलों का प्रभावी जवाब बनाते हैं। जहां मिसाइल प्रणालियों को तैयारी और फिर से लोड करना पड़ता है, वहीं गेपार्ड्स तब तक लगातार फायर कर सकते हैं जब तक गोला बारूद है। इसी कारण गेपार्ड्स को मोर्चे या देश के अंदरूनी हिस्सों में तैनात किया जा सकता है। पावर स्टेशन, औद्योगिक सुविधाएं, गोला बारूद डिपो और परिवहन केंद्र जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के आसपास आसमान में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए पल भर में फायर कर देश के अहम और रणनीतिक स्थानों की रक्षा को तैयार। यही हमें गेपार्ड के अंतिम लाभ पर लाता है, इसकी गतिशीलता। ये एक बड़े पैमाने का संघर्ष है। फ्रंट लाइनें दोनों दिशाओं में सैकड़ों मील तक फैली हुई है और रूस नियमित रूप से यूक्रेन के शहरों और कस्बों पर बमबारी करता है, जिसमें वे इलाके भी शामिल हैं जो फ्रंट से सैकड़ों मील दूर है। इससे यूक्रेन को रक्षा के लिए बड़ा क्षेत्र मिलता है और उसे अपने सबसे अहम सैन्य साधनों को बार बार दूसरी जगह तैनात करना पड़ता है, क्योंकि उसकी रणनीतियां और प्राथमिकताएं बदलती रहती है। शुक्र है ये स्वचालित प्रणाली है, खींच कर ले जाने वाली नहीं। गेपार्ड जहां जरूरत हो जा सकता है। स्थिर इंस्टॉलेशन के विपरीत यूक्रेन इन तोपों को जरूरत पड़ने पर कहीं भी ले जा सकता है, उन्हें अलग अलग शहरों की रक्षा के लिए भेज सकता है जैसे जैसे वहां खतरे का स्तर बदलता है। आगामी हमलों की जानकारी मिलने पर महत्वपूर्ण ढांचे की सुरक्षा कर सकता है या फिर सैन्य टुकड़ियों को मोर्चे की ओर बढ़ते समय उनके साथ भेज सकता है। एक बार तैनात होने के बाद गेपार्ड पर भरोसा किया जा सकता है कि वह जितनी देर जरूरी हो एक मजबूत रक्षा उपस्थिति बनाए रखेगा और अपनी रेंज में आने वाले किसी भी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरे का सामना करेगा। जर्मनी यूक्रेन में गेपार्ड की भूमिका से प्रभावित होकर अपने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस स्काईराइडर प्रोग्राम के विकास को तेज कर रहा है, जिसके कई फीचर गेपार्ड जैसे हैं। यह ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन से बचाव के लिए होगा। इस वीडियो में आप यूक्रेन में वापसी करने वाले एक और पश्चिमी हथियार यूके की मर्डर पेंसिल मिसाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे। वैकल्पिक रूप से इस वीडियो को देखें ताकि आप जान सके कि आज युद्ध की स्थिति क्या है, जहां यूक्रेन बढ़त पर है और रूस हर मोर्चे पर पिछड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध व अन्य वैश्विक संघर्षों की ताज़ा खबरों के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।